is Radhika Kaur with the session number 12 of your chapter sound, and in this session we are going to discuss about the question answers of our exercise. So let's start with the question number 1. What is sound and how it is produced? Sound क्या है और उसका production कैसे होता है? Actually sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. जो साउंड है वो एनर्जी की वो फॉर्म है जो हियरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे ईयर्स में. क्लियर? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू वाइब्रेट, और वी कैन से दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड. जो साउंड है उसका प्रोडक्शन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन के लिए सेट होता है, दैट इज वाइब्रेट करता है, या फिर वी कैन से कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है. समझ में आया साउंड क्या होता है और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? Your next question is, why is sound wave called a longitudinal wave? जो sound wave होती है उसे longitudinal wave क्यों कहा जाता है? Because on propagation of sound wave in a medium, the particle of medium vibrate to and fro about their equilibrium position parallel to the direction of propagation of the wave. क्योंकि जब भी कभी साउंड का प्रोपगेशन होता है, ठीक है, साउंड वेव का जब भी किसी मीडियम में प्रोपगेशन होता है तो जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग, और पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. यही सेम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के साथ फॉलो होता है. दिस इज द रीजन जो साउंड वेव्स हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कह सकते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज. कोई भी एक फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ साउंड की 100 हर्ट्ज हमें गिवन है. Then how many times does it vibrate in a minute? तो कितने एक मिनट में वो जो साउंड है कितने टाइम्स वाइब्रेट करेगी? गिवन क्या है हमें? न्यू इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज. नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हमें गिवन है 100, राइट? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 मिनट दैट विल बी इज इक्वल टू 100 into 60, दैट विल बी 6000. क्लियर? तो 1 मिनट में कितने ऑसिलेशंस होंगे? ऑब्वियसली द सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स 6000 टाइम्स in a minute. एक मिनट में वो साउंड कितने टाइम्स वाइब्रेट करेगी? 6000 टाइम्स. इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड. दो चिल्ड्रन हैं जो एल्यूमिनियम रॉड पे के दोनों अपोजिट एंड्स पे हैं. क्लियर? वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन. एक ने क्या किया, जो रॉड है उसके एंड को स्टोन से स्ट्राइक किया. Find the ratio of times taken by the sound wave in a medium. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो साउंड है वो कितना टाइम लेगा एयर में, आई मीन टू से मूव करने के लिए, एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड. और वहीं सेम एल्यूमिनियम के थ्रू सेकंड चाइल्ड तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा. हमने दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमें गिवन है L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोड. क्लियर? हमने L मान लिया, लेट किया कि जो L है वो रॉड की लेंथ है. T1 इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट विल बी इज इक्वल टू L अपॉन VAL. VAL यहाँ पे वेलोसिटी इन द एल्यूमिनियम, राइट? सेम T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज L अपॉन VAR. एयर इज इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द एयर. क्लियर? Therefore required ratio will be is equal to T1 ratio T2, that will be is equal to VAR upon V aluminium. Clear? So जो स्पीड है हम उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. Your next question is, what is loudness of sound? What factors does it depends on? साउंड की जो लाउडनेस है वो क्या होती है और कौन से फैक्टर्स पे लाउडनेस डिपेंड करती है? Actually loudness of sound is a subjective quantity. It causes an unpleasant effect on the ear. जो साउंड है उसकी जो लाउडनेस है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, एंड इट कॉजेज एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन द एयर. एयर पे ये क्या करती है? अनप्लीजेंट इफेक्ट कॉज करती है. इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर. जो लाउडनेस है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और जो ह्यूमन ईयर है उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which characteristic of sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? आपका कोई फ्रेंड है, एक डार्क रूम में बैठा हुआ है दूसरे पीपल्स के साथ, तो आप उसकी साउंड के थ्रू उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? Actually, timbre, a quality of sound, is the characteristics by which we can identify the person by their voice. हम टिम्बर के थ्रू, दैट इज जो साउंड की क्वालिटी है
उसके थ्रू अपने फ्रेंड की कैरेक्टर जो साउंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट्स वाई हम अपने फ्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज? एक्सप्लेन. क्या जो साउंड है वो भी सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करती है जो लाइट करती है? देन यस, साउंड भी उन्हीं लॉज को फॉलो करती है जो लाइट करती है. एक्सप्लेनेशन के लिए आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लीजिए. द इंसिडेंट जो साउंड है उसकी भी दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है. फर्स्ट ये है that the incident sound wave and reflected sound wave and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. जो इंसिडेंट साउंड वेव होगी, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होगी और नॉर्मल होगी, वो तीनों ही एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे. सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के रिफ्लेक्शन में होता था. क्या होता था? दैट इंसिडेंट लाइट वेव, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. तो सेम जैसे लाइट की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थी, सेम साउंड की भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होती है. Also, the angle of incidence of sound is equal to the angle of reflection of the sound. जो साउंड के एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो साउंड के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. सेम लाइट के केस में भी होता था. लाइट के केस में क्या होता था? लाइट के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट वाज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. सेम साउंड में भी सेम फॉलो होते हैं. दैट इज व्हाई जो लॉ लाइट फॉलो करती थी वही लॉ साउंड फॉलो करता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given g is equals to 100 meters second square and speed of sound is equals to 340 meter per second. Here, time after which the splash is heard is equals to time taken by the stone to reach the pond, clear, plus time taken by splash sound to reach the top tower of tower, clear. So for the time taken by the stone to reach the pond, हम obviously क्या करेंगे, जो splash heard हुआ उसका जो टाइम है वो किसके बराबर होगा? टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द पॉन्ड, टाइम जो स्टोन ने लिया पॉन्ड पे पहुंचने को, प्लस टाइम टेकन बाय स्प्लैश साउंड टू रीच द टॉप ऑफ द टावर. और जो स्प्लैश साउंड है वो टॉवर के ऊपर तक पहुंचेगी, उन दोनों के सम के बराबर होगा. क्लियर. नाउ फॉर द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द पॉन्ड, पॉन्ड पे जब जो हमारा टाइम है स्टोन का, जब वो पॉन्ड में पहुंचेगा उसका टाइम क्या होगा वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे. u इज इक्वल टू 0 गिवन है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर गिवन है. तो अभी हम यहाँ पे सब रख देते हैं. हाइट रख दी हमने ut और gt स्क्वायर हमने पुट किया, आंसर आ गया 5t स्क्वायर. दिस इम्प्लाइड t इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 10 सेकेंड. क्लियर. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? टाइम टेकन बाय स्प्लैश साउंड टू रीच द टॉप ऑफ टावर. जो स्प्लैश साउंड टाइम लेगा टावर को पहुंचने में, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 500, स्पीड 340, दैट विल बी इज इक्वल टू 1.47 सेकेंड. सो द टाइम आफ्टर विच स्प्लैश इज हियर्ड, स्प्लैश कितने टाइम बाद सुनाई देगी? 10 प्लस 1.47, that will be is equals to 11.47 seconds बाद हमें splash सुनाई देगी. Your next question is, what is reverberation? How can it be reduced? Reverberation क्या होता है और उसे हम reduce कैसे कर सकते हैं? Actually, the persistence of sound in a big hall due to the repeated reflections from the walls, ceilings and floor of the wall is known as reverberation. साउंड का जो परसिस्टेंस होता है किसी भी बिग हॉल में रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस किसकी वजह से होते हैं? वॉल्स की वजह से, सीलिंग्स की वजह से, फ्लोर की वजह से, इन सब की वजह से जो भी हमारा परसिस्टेंस क्रिएट होता है साउंड में, दैट इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन. एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग साउंड एब्सॉर्बेंट इन द हॉल. यदि हम हॉल में साउंड एब्सॉर्बेंस यूज करेंगे तो हम जो रिवर्बरेशन है उसे रिड्यूस कर सकते हैं. Your next question is, give two application of reflection of sound waves. Sound waves के reflection की दो application बतानी है आपको. तो first हो गया megaphone, second हो गया hearing aid. मैंने आपको दोनों में ही बताया था कि कैसे यहाँ पे multiple reflection follow किए जाते हैं. The next question is, a sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? एक साउंड वेव है जो 339 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, उसकी वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाएंगे? एक्चुअली वी हमें गिवन है 339 मीटर पर सेकेंड.
लैम्डा हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, दैट विल बी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर। न्यू इज इक्वल टू क्या है, v अपॉन लैम्डा, दैट विल बी इज इक्वल टू 339 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर -2, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 22600 हर्ट्ज। नाउ यू हैव टू आंसर विल इट बी ऑडिबल, ये आपको सोचना है ऑब्वियसली। बस हम इतना बता सकते हैं कि इंफ्रारेड की जो रेंज होती है वो 0 to 20 हर्ट्ज होती है, अल्ट्रासाउंड की जो रेंज होती है वो 20,000 से अबव होती है। नाउ यू हैव टू थिंक विल इट बी ऑडिबल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। आपको एक्सप्लेन करना है कि बैट्स अल्ट्रासाउंड का यूज करके किसी भी प्रे को कैसे कैच कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, bats search out prey and fly in the dark night by emitting and detecting reflections of ultrasonic waves. जो prey होती हैं वो क्या जो bats होती हैं वो क्या करते हैं, वो जो prey है उसको search out करते हैं dark night में fly करके। क्लियर। वो क्या करते हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उनको एमिट करते हैं और उनकी रिफ्लेक्शंस को डिटेक्ट करके ही वो अपने प्रे को सर्च आउट करते हैं। The high-pitched ultrasonic squeaks of the bat and reflected from the obstacle or prey and return to the bat's ear. जो high pitch ultrasonic squeaks होती हैं बैट की साउंड की, वो किसी भी ऑब्स्टिकल या प्रे को रिफ्लेक्ट करके वापस बैट्स के ईयर तक आ जाती हैं। इसके थ्रू जो बैट है वो इजीली पता लगा सकते हैं कि क्या कोई प्रे अवेलेबल है या फिर जहाँ पे वो फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। The nature of reflections tells the bat where the obstacle or prey is. ये क्या होता है, रिफ्लेक्शंस का जो नेचर होता है यही बैट को ये बता देता है कि जो प्रे है या ऑब्स्टिकल है वो कहाँ पे है एंड व्हाट इट इज लाइक, और वो किसकी तरह दिखता है। इसके अकॉर्डिंगली हम सिंपली जो जो बैट्स हैं वो प्रे को कैच आउट कर लेती हैं। The next question is a sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance of object from the submarine is 3625 meter. Given क्या है हमें, time taken by signal to go from submarine to object, that is t is equals to 5/2, that will be is equals to 2.5 second. Clear? Distance between submarine and object, that is s is equals to हमें given है 3625 meter. Now the speed of sound in water, that is v is equals to हो जाएगा distance upon speed, that will be is equals to 3625 upon 2.5. So speed will be is equals to 1450 meter per second. Clear? Your next question is explain how defects in a metal block can be detected using ultrasound. आपको ये explain करना है कि किसी भी मेटल ब्लॉक में जो डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें अल्ट्रासाउंड का यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जब भी आप सेशन लिए होंगे ऑब्वियसली आपने, तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुकी हूँ, मैं पूरी एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की, बट फिर भी एज अ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या होता है कि जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो किसी भी क्रैक्स को या मेटल में जो भी फ्लॉज हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी हाई साउंड्स होती हैं। ये जो होते हैं नॉर्मली, देखो अभी हमारा कोई भी मेटल ब्लॉक है, यहाँ पे यदि कोई भी फ्लॉ है या क्रैक है तो हम क्या करते हैं, डिटेक्टर्स लगाते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास आउट कराते हैं। जब हम मेटल ब्लॉक से अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास आउट कराते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्टली मेटल ब्लॉक्स में पास आउट होती रहती हैं और डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता रहता है। लेकिन यदि कहीं भी कोई फ्लॉ अवेलेबल है, कोई क्रैक अवेलेबल है, तो क्या होता है, वो वहां से रिटर्न बैक हो जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि जो मेटल ब्लॉक है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, और हम क्या करते हैं, इस मेटल ब्लॉक को रिप्लेस कर देते हैं न्यू मेटल ब्लॉक से। क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली इसीलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्रिजेस हुए, क्लियर, बिल्डिंग्स हुई, मशीन्स हुई, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हुए, उनमें हम मेटल ब्लॉक्स का यूज करते हैं। और यदि उन्हीं में हम कोई डिफेक्टिव मेटल ब्लॉक यूज करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएंगे और ऑब्वियसली चांसेस रहेंगे उनके डिस्ट्रॉय हो जाने के। दिस इज द रीजन हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि क्या जो हमारा मेटल ब्लॉक है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने साउंड से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व आउट कर लिया। सो ऑब्वियसली दिस वाज इनफ फॉर दिस चैप्टर।
In next chapter, we are going to discuss more about our textbook. Till then, good luck.